हाँ जी स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल एनसीईआरटी लेट्स फील इट पर, जिसमें हम है ना कई सारे सिलेबस को देख रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देखते रहेंगे। आप सबका साथ मिलेगा तो मैं कभी रुकूंगा नहीं और आपको भी रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। पक्की बात, लिख के दे दूँ। चलो, आपके लिए अब नया सेशन, नया पार्ट शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अपने एनसीईआरटी लेट्स फील इट चैनल पे मैं लोकेश पारशा आपका स्वागत हमेशा करता हूं। इसलिए मैंने आपके लिए ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का नाम होगा लेट्स फील आर्मी। टेलीग्राम ग्रुप है ये, लेट्स फील आर्मी। इसमें आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊँगा, अगर आप कहोगे तो उसकी एक ट्राई करूँगा कि उसकी पीडीएफ बना के आपको सेंड कर सकूँ उस टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही सेंड करूँगा, आप कहोगे तो। ठीक है ना? तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और हमेशा इस स्वागत का मज़ा लीजिए और आगे बढ़िए। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, तो हम कहीं नहीं रुकेंगे। ठीक है ना? चलो, अभी हम चलते हैं लेक्चर्स पे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स, हमने है ना पिछले पार्ट में, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था वो सब है ना रिवाइज करेंगे। लेकिन कैसे रिवाइज करेंगे? मैंने आपको याद हो तो आपसे कहा था कि जो हम नेचर में पढ़ेंगे वही हम इम्पोर्टेंस में पढ़ेंगे, वही हम ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे। ये सब वही चीज़ हो जाएंगी जो कि नेचर में हमने देखी। अब जैसे कि इम्पोर्टेंस, अब हमने सेकंड टॉपिक उठाया, सेकंड पार्ट उठाया, इसका अगला पार्ट। तो देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसको देखते हुए अब हम कहते हैं कि हमने जो नेचर देखा था उन नेचर को उठा के एक फाइनेंस का बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ही था फाइनेंस। उसने है ना कैसे कैसे नसीहत मानते हुए, जनरल गाइडलाइंस के थ्रू, फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू अपने आप को चेंज किया, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना डाली, नेशनलाइज करा दिया उस ऑर्गेनाइजेशन को। अब इसके बाद उसको क्या क्या फ़ायदा उसने खुद को लिया, मतलब खुद उसको फ़ायदा हुआ, और क्या क्या उसने किसी और को दिया, वो सब चीज़ हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात इम्पोर्टेंस की कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस मतलब किसी को तो अच्छा होगा तभी तो वो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए। तो इम्पोर्टेंट कब होगा? जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो, मेन जो उस काम को कर रहा है ना, उस काम करने वाले के लिए अच्छा हो, तब उसके लिए अच्छा है। दूसरा, जिसके लिए कर रहा है उनके लिए अच्छा हो गया। तीसरा, जिनसे वो इन काम को करवा रहा है उनके लिए अच्छा हो। इन तीन लोगों के लिए, इन तीन कैटेगरी के पर्सन्स के लिए ये अच्छा होना चाहिए, तभी जाके हम उसको कहेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इस बेसिक के लेके। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम कह रहे थे कि ये एक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की एनालिटिक्स प्रोसेस है, वो है ना कैसे इम्पोर्टेंट होगी। देखो, पहला, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ये जो पहला पॉइंट है ना, ये प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, ये हमको दिखाता है जैसे कि AOA देखा है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं ये सब? AOA की बात करते हैं अपन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। क्या है ये कुछ ऐसा ही है ना कि 99 आर्टिकल्स आपके सामने रखे हैं, 99 सजेशंस आपके सामने रखे हैं। यू हैव टू डिसाइड which suggestion is given the more profit, which suggestion help to survive or help to growth in the market। उस सजेशन को आप ऐसे उठा लोगे ना। बस यही बात तो हमें जाननी है कि भाई ये हमें प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो हमें दिखा रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो बता रहा है कि उसने ये चीज़ अपनाई थी और फिर ये चीज़ करी, फिर किसी और ने भी यही चीज़ अपनाई और उसके साथ ये चीज़ हुई, फिर किसी तीसरे ने यही चीज़ अपनाई और उसके साथ ये चीज़ हुई। ठीक है ना? जैसे कि ए ने ये काम किया और उसको मिला रिजल्ट Z, मतलब उसको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये कहते हैं। बी ने किया, उसको 20 लाख का हुआ। सी ने किया, उसको 5 लाख का हुआ। और डी ने किया, उसको 7 लाख का हुआ। ठीक है, ये कई सारे आर्टिकल्स दे दिए। यूजफुल इंसाइट, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, कई सारे ये बता दिए कि इन्होंने ये काम किए और इनको ऐसे ऐसे प्रॉफिट हुए। अब हम क्या सोचेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा किसने कमाया? सबसे ज़्यादा बी ने कमाया, इस बी ने।
तो हम ये सोचेंगे ना कि इस बी का पॉइंट हम उठा लेते हैं। अब इस बी के पॉइंट पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस बी से ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, तब हमारा नाम आ जाएगा यहाँ पे फाइनेंस। फाइनेंस फाइनेंस और जिसकी कमाई होगी 25 लाख, फिर हम इन सबसे ऊपर हो गए, है ना। यही चीज़ तो हमारी मेन होगी। ये हमको दिखाएगी कि कई सारे आर्टिकल्स में से, कई सारे सजेशन में से हमने जो उठाया उससे हमको ये कुछ फ़ायदा हुआ। समझ गए। सेकंड पॉइंट अब देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया, अब सेकंड पॉइंट की बारी आई। तो सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव मतलब प्रॉपर टाइम, वी डू वर्क इन प्रॉपर टाइम। ठीक है, तो हम जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने आगे बढ़ेंगे, जितना हमें प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की, तो हमारा टाइम भी इम्प्रूव होता रहेगा। जिस काम को 10 घंटे में कर रहे थे, उसी काम को क्या पता 5 घंटे में आ जाए करते करते, है ना। तो ये इफेक्टिव काम होने लगा। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अथॉरिटी है सबसे ऊपर, जो डिसीजंस ले रही है, ये अथॉरिटी है ना, खुद ऐसे ऐसे डिसीजंस लेकर है ना सीख जाएगी कि है ना कुछ गलत डिसीजंस लेगी, फिर है ना धीरे धीरे जब इसको समय होता जाएगा तो ये है ना समझ जाएगी कि कौन सा डिसीजन इसके लिए अच्छा है और कौन से इसके लिए अच्छा नहीं है। मतलब पहले ये 10 डिसीजंस को ले रही थी, उनमें से कोई एक अच्छा निकल रहा था। समय होता गया, प्रैक्टिस होती गई, इसने है ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा फिर अब 10 की जगह 3 डिसीजन लेना चालू करिए और 3 डिसीजंस में से कोई एक सही निकल रहा है। मतलब इसका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कम हो गया। तो इससे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इसकी कंप्लीट हुई, हो गई। अब इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो चुकी है तो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा थ्रू थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ और एक्सपेरिमेंट they doesn't use the they not use high resources, they use minimum resources and give the best result of it। इन्होंने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी कम कर दिया, क्योंकि जहाँ पे 10 चीज़ें उठाई जाती, 10 डिसीजन लिए जा रहे थे, उन डिसीजंस को करने के लिए रिसोर्सेज यूज़ हो रहे थे। ठीक है, तो अब वो कम हो गए हैं, तो मतलब ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कंप्लीट हो चुका है इससे। और इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंट। इफेक्टिव है तो एफिशिएंट भी हो गया। अब इसके बाद साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन ये है ना, ऐसे नहीं है कि ऐसे कोई डिसीजन लेते कि हम है ना आज ही, मतलब मार्केट में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ लेकिन अपने आप को महान बनाने के लिए कि हम ऐसा एक गमछा बनाएंगे। गमछा मतलब लाइक दी धोती, जिसे है ना ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे इधर कंधे पर, तो वो धोती होती है ना, ऐसे गमछा कहते हैं। तो कि हम ऐसा गमछा बनाएंगे जो हमें आकाश में उड़ाने वाली सुपर शक्ति दे दे, हमें सुपर हीरो बना दे। मजेदार है ना। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, सोचो तो क्या नहीं हो सकता है, पर ये तो नहीं हो सकता भाई। यही चीज़ है कि साइंटिफिक डिसीजन हमको ये दिखाता है कि हमको एक लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए। हम गमछे से आसमान में नहीं उड़ सकते। अगर हमको आसमान में उड़ना है तो हमें एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हमें फ्लाइंग कार की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लाइंग बाइक की ज़रूरत पड़ेगी, वो बनाओ। अरे अगर वैसे उड़ना चाहते हो, हीरो की तरह उड़ना चाहते हो, तो भाई फ्लाइंग शूज़ बनाओ। राइट है, फ्लाइंग शूज़ बनाओ। अभी ये क्या मतलब है, धोती में गमछा गमछा बना लिया धोती को और उड़ गए हम सुपरमैन, हम सलमान के फैन। आजा भैया सलमान के फैन, थोड़ा सा तू पहाड़ के ऊपर चढ़ो, वहाँ से ऐसे कूद जाना, फिर भाई तू सलमान का फैन ही असली बनेगा। ऊपर वाला कहेगा तू ही सलमान का फैन है, कहेगा ना। तो बस इसलिए शूज़ बनाओ ना। अगर तुमको हीरो बनना है, शूज़ बन के उड़ो यार, शूज़ बना के उड़ो, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, बनेगा। शूज़ तो बनेगा लेकिन गमछा नहीं बनेगा। ये हमें दिखाया कि साइंटिफिक डिसीजन लो, लॉजिकल बातें करो, इलॉजिकल अनमैच्योर्ड बातें ना करो, समझे ना, मैच्योरिटी से सोचो। इसके बाद ये साइंटिफिक डिसीजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये मीट्स एनवायरमेंटल चेंज। कहा था मैंने फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है नेचर में, क्या है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब नेचर की फ्लेक्सिबिलिटी हमको एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की जो डिमांड बदल रही हैं,
उन डिमांड को लेकर है ना चेंजेस करवाएगी, और वही चेंज हमें सर्वाइव के लिए, प्रॉफिट के लिए, ग्रोथ के लिए काम आएंगे। तो मीन्स वी हैव द चांस, because of the flexibility we have the chance to change our organization's goal, to change the activity or to change the goal oriented process, means some other goals with different departments। हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग गोल दे देंगे, और वो सब गोल ऐसे, जैसे कि इधर है ना 5 डिपार्टमेंट्स बना है, 5 डिपार्टमेंट्स को अलग अलग गोल दे दिया, और उनका मेन उद्देश्य ये था, ये सब है ना बीच में आकर इस एक गोल को कंप्लीट करें। इन पांचों का एक ये था, इस एक गोल को कंप्लीट करें, और ये एक गोल होगा हमारा मेन गोल। ठीक है, अलग अलग काम दिया, लेकिन काम है ना एक ही जगह पे लाके हो रहा है। ये दिखा रहा है कि मीट्स एनवायरमेंटल चेंजेस, कि हम है ना सबको अलग अलग काम देंगे, एनवायरमेंट को समझेंगे, ये देखेगा कि लोगों को क्या चाहिए, ये देखेगा कि लोगों को जो चाहिए वो हो सकता है क्या, ये देखेगा कि है ना जो लोगों को चाहिए वो अगर हो सकता है तो वो कम से कम रेट में कैसे हो, फिर ये देखेगा कि कम से कम सामान को यूज़ लेके कैसे हो, फिर ये देखेगा कि है ना अब हमने वो चीज़ बना ली है तो अब उस चीज़ को बना के मतलब कैसे है ना लोगों तक पहुँचाया जाए। ऐसे है ना अलग अलग चीज़ों के अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए, और वो सब एक जगह पे पहुँच गए, गोल उनका कंप्लीट हो गया। ये एक्टिविटी उनकी कंप्लीट। और बजाओ सब तालियां, तालियां बजाओ भैया, तालियां बजा दो, तालियां बज गई ताली, समझ गए। ये भी अपना कंप्लीट हो गया, मीट्स एनवायरमेंटल चेंजेस। प्रोवाइड ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, पर्सनल्स हैं, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल्स को एजुकेशन और रिसर्च देना ज़रूरी है, मतलब एजुकेशन देना ज़रूरी है, ट्रेनिंग और एजुकेशन, क्योंकि जो हमारे पर्सनल्स हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम देंगे, अब बढ़िया से देंगे, दे दिए तब जाके है ना ये इतने ज़्यादा कैपेबल होंगे ये एम्प्लॉयज़ कि वो अपना काम कर सकें, ठीक है ना, अपने काम को बखूबी कर सकें, उनको जो काम दिया हुआ है उसे अच्छे से कर सकें, तब जाके होगा, समझ गए। ये होता है हमारा प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च। इसमें तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एजुकेशन मिल रहा है, मतलब एम्प्लॉयज़ है ना कौन है, इस सोसाइटी के बच्चे, ठीक है। फिर हमने है ना कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल दिए कि है ना हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, सोसाइटी के लिए काम हो गया। फिर इसके अलावा हम है ना सोसाइटी को गुड्स अच्छे रेट में दे रहे हैं, अच्छी चीप रेट में दे रहे हैं, क्वालिटी वाली दे रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम हो गया। फिर हम सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम हो गया। ऐसे कई सारे काम हम देखेंगे ना, करेंगे ना, तो ये सब काम सोसाइटी के लिए हो गए। तो ये एजुकेशन रिसर्च एंड सेंटर हो गया, मतलब रिसर्च हो गया, और एक ये फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं फेयोल और टाइलर के प्रिंसिपल्स पे। ये दो लोगों के प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि इन दो लोगों ने कई अच्छी अच्छी बात बताई हैं प्रिंसिपल्स की, तो उनको अब हम पढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं अभी के अभी। हाँ,